Good morning, student. Myself, Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School, Talk. And students, in the last video, we have finished all the purposes, है ना, सारे के सारे जो reasons हैं that why we need a constitution और why does a country need a constitution, कि constitution की हमें क्यों जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो we have read all the purposes. Now we are going to read or we are going to understand about the key features of Indian Constitution, कि हमारे जो Indian Constitution है उसके key features क्या है. ठीक है, so please open your books and come to page number 10 and come to page number 10 and the topic is the Indian Constitution key features. तो देखिए बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना, अब ये देखिए बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब जब 20th जो सेंचुरी जो स्टार्ट हुई थी. अब 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 20th सेंचुरी में 1900 एरा की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, जो 1900 जो एरा जब स्टार्ट हुआ था बिगिनिंग, उसमें क्या होता इन इंडिया देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस. हमारी जो कंट्री थी उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे. ठीक है, और जो वन ऑफ द चेंज था दैट वाज स्टार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था इट वाज द बिगेस्ट मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री. सबसे बड़ा मूवमेंट है जो किसके अगेंस्ट किया था, इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हुआ था. एंड इन दिस मूवमेंट, इन दिस स्ट्रगल, ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी हमारी कंट्री के अंदर जितने डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल है, डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल है, all the Muslims, Hindus, Sikh, Isai, all the ladies and all the men, मतलब they all come together and they fight against the Britishers. तो in the 20th century, Indian national जो movement था had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. मतलब जो इतने लंबे टाइम से जो हमारे ऊपर जो ब्रिटिश रूल था, ओवर 150 ईयर्स, लगभग 150 साल से ओवर 150 ईयर्स जो ब्रिटिश थे दे वर रूलिंग ऑन अस. तो नाउ इन द 20th सेंचुरी द पीपल दे वर दे वर कंप्लीटली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन. मतलब जो उनके ऊपर जो ब्रिटिश रूल था उससे मतलब दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड, वो इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि फाइनली दे हैड अ फायर इन देम, कि उनके अंदर एक आग आ चुकी थी कि नाउ दे वांट टू गेट रिड ऑफ दिस ब्रिटिश रूल, कि अब उसको इस ब्रिटिश रूल से जो है पीछा छुड़ाना है. देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ डू एंड डाई. ठीक है, उनके लिए एक सिचुएशन थी कि करो या मरो, कि डू एंड डाई, कि दे वांट दैट नाउ दे वांट इंडिपेंडेंट इंडिया. वो इंडिपेंडेंट इंडिया चाहते थे. तो क्या था, ड्यूरिंग the freedom struggle the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. अब देखिए जो ये जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट क्या होते हैं, द पर्सन्स, द ग्रुप्स हु वर्क फॉर द नेशन, जो नेशन के लिए काम करते हैं, है ना. तो जो भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी लोग जिन्होंने इस स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया था, है ना, ब्रिटिश जो रूल था उससे हमारे इंडिया को जो है फ्री कराया था. तो ऑल द जो नेशनलिस्ट थे दे डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम. उन्होंने बहुत लंबा टाइम निकाला था या गुजारा था, किसमें गुजारा था, टू इमेजिनिंग. सबसे पहले तो ये इमेजिन करने के अंदर कि जब हमारा इंडिया फ्री होगा तो वो कैसा होगा. ठीक है, तो फर्स्ट दे इमेजिन एंड देन दे प्लान, और उसके बाद में ये प्लानिंग करने के अंदर कि व्हाट विल बी द की फीचर्स, हमारी जो इंडिया होगी, हमारा जो इंडिपेंडेंस जो इंडिया होगा उसमें क्या ड्रीम इंडिया आप कह सकते हो कि उनका जो ड्रीम इंडिया होगा वो कैसा होगा. और फिर उसको उस ड्रीम इंडिया को जो है बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग भी करी थी. ठीक है, अब देखिए क्यों किया था उन्होंने प्लानिंग, ऐसी क्या चीजें थी. ठीक है, तो देखिए अंडर द ब्रिटिश, कि जब हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स का जब रूल था, व्हेन वी आर अंडर द ब्रिटिश रूल, दे हैड सीन फोर्स टू ओबे रूल्स that they had very little role in making. मतलब जब हमारे ऊपर when we are under the British rule, तब उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब they were forced to obey the rules. उनको बहुत forcefully उनको जो rules जो ब्रिटिशर्स बनाते थे, जिनको बनाने में उनका कोई रूल नहीं था, either very little or there was no role to make that rules. उन रूल्स को बनाने में हमारे इंडियंस का कोई रोल नहीं था. बट स्टिल दे वर फोर्स, लेकिन फिर भी उनको फोर्स किया जाता था
दैट दे हैव टू ओबे द रूल्स, कि जो भी ब्रिटिशर्स रूल बनाते हैं उनको वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल। ऑथोरिटेरियन का रूल का मतलब होता है जो हमारे ऊपर जो इतनी जो ऑथोरिटी थी, जो पावर था, किसका पावर था हमारे ऊपर? द ब्रिटिश पावर, द ब्रिटिश ऑथोरिटी, ठीक है। अंडर द कॉलोनियल, देखिए कॉलोनियल और कॉलोनियल का मतलब होता है कि अ रूल विच इज डन बाय द अदर कंट्री, विच इज रूल बाय द अदर कंट्री। जैसे हमारे ऊपर जो था अदर कंट्री, दूसरी कंट्री का जो रूल था, ठीक है। तो उनका जो ये लॉन्ग एक्सपीरियंस था अंडर द ब्रिटिश रूल और अंडर द ऑथोरिटी, कन्विंस इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। तो उससे जो है उनको ये फील हुआ, उनको ये महसूस हुआ दैट जो हमारा फ्री इंडिया है, कि हमारा जो फ्री इंडिया होगा उसमें क्या होगा? देयर शुड बी डेमोक्रेसी। उसके अंदर क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी होना चाहिए। अब डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या होगा? ईच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, उसमें हर कोई, क्योंकि आपको पता था दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, कि इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो जो एवरी पर्सन, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी से हो, कोई सी भी रिलीजन से हो, एवरीवन विल बी इक्वल, सब लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। एक तो ये, एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ कंट्री विल पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। वो क्या होगा? गवर्नमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होगा? दे विल पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या था, जो ब्रिटिश रूल था उसमें हमारे इंडियंस दे हैव नो रूल, मतलब दे हैव नो रोल, उनका कोई रोल नहीं था इन मेकिंग एनी काइंड ऑफ रूल। उनको क्या करना होता था? दे ओनली हैव टू ओबे द रूल्स। तो दैट्स व्हाई दे फील कि इंडिया, आ फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में भी ऑल पीपल विल बी इक्वल, सब लोग बराबर होंगे, एंड एवरीबडी, सब लोग, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, दे विल पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। उनको क्या करना होगा? गवर्नमेंट में उनका भी क्या होगा? एक पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। तो what remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. कि अब उनको क्या करना था? They have imagined, they have planned, उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया, सब कुछ उन्होंने सोच लिया। अब उसके ऊपर क्या करना था? There was a work, उनके ऊपर उनको काम करना था कि जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर कैसे सेटअप होगा, कि लागू कैसे होगा वो, ठीक है, और उसका फंक्शनिंग, मतलब वो काम कैसे करेगा। तो नाउ दे हैव टू डू द वर्क। अब उनको प्रैक्टिकली काम करना था कि हमारा जो डेमोक्रेसी होगा सबसे पहले तो वो सेटअप कैसे होगा, और उसके बाद में हाउ इट विल फंक्शन, हाउ इट विल वर्क, कि वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो देखिए दिस वॉज डन ओनली बाय वन पर्सन, this was done not only by one person but by group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता था वो किसके थ्रू ड्राफ्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें कितने लोग थे? देयर वर अराउंड 300 पीपल, लगभग 300 लोग थे इसके अंदर, ठीक है, जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया, उसके ऊपर काम किया, ठीक है। In 1946 and who met periodically, periodically का मतलब होता है टाइम टू टाइम, for the next 3 years to write India's constitution। तो ये जितने भी लोग थे ये टाइम टू टाइम मिलते थे और जितने भी चीज़ें होती थी उनके ऊपर डिस्कस करते थे और फाइनली उसको जो है क्या करते थे, उसको लिखते थे। तो इट वॉज ओवरऑल इट टेक्स 3 years, लगभग 3 साल का टाइम लगा था टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियाज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखने में 3 years का टाइम लगा था एंड इट वॉज डन बाय द 300 पीपल। और लगभग कितने लोगों ने मिलकर किया था? 300 पीपल लोगों ने मिलकर। सो टेक द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them। अब उनके ऊपर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी इनके सामने देयर वाज अ बिग टास्क, बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा काम था। क्या काम था? टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या काम था उनके पास? कॉन्स्टिट्यूशन, टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का।
बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर दैम. ओके, the country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religion and had distinct cultures. अब देखिए क्यों इनके लिए बहुत बड़ा काम था, क्योंकि जो हमारी जो कंट्री थी, हमारा जो इंडिया था, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज थी जो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती थी, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती थी, उनका कल्चर अलग था. ठीक है, तो and also when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. और ये सारी problems तो थी कि इतनी सारी diversities थी, तो उनको उन सब diversities के बारे में क्या करना था, सोचना था, है ना, उन सबको उनको equal रखना था. तो ये उनके साथ problem तो थी, but there was a other problem also that there was a turmoil. अब turmoil क्या था उनके अंदर? turmoil ये था, turmoil का मतलब होता है problem या situation, that the partition of country into India and Pakistan, कि उसी टाइम जो हमारा जो कंट्री था वो क्या हो रहा था, सेपरेट. इट वाज सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स, वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा था. और वो कौन से 2 पार्ट्स थे? इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, तो उनको उस चीज को या उस प्रॉब्लम को भी उनको फेस करना था. ठीक है, इसके साथ साथ क्या था, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स ऐसे स्टेट्स होते हैं जिन पे किसका रूल होता है, किंग का रूल होता है. ठीक है, जो फ्री जो रूल स्टेट्स थे जिनके ऊपर कंप्लीटली किंग्स का रूल था, तो जो प्रिंसली स्टेट थे दे रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर. वो लोग भी क्या थे, दे वर अनश्योर अबाउट देयर फ्यूचर. उन्हें समझ नहीं आ रहा था दैट दे हैव टू गो विद इंडिया और दे हैव टू गो विद द पाकिस्तान. तो उनको उन स्टेट्स के बारे में भी सोचना था. एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल. अब हमारी कंट्री के अंदर इतने सारे जो लोग थे, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक जो उस टाइम का देखा जो कंडीशन था, दैट वाज वेरी लो. वो बहुत ज़्यादा क्या थी, कम थी. तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको लेवल पे लाने का भी जो उनके सामने जो था एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन सब का डाइवर्सिटीज को उनको इक्वल रखना था. एक उनके सामने ये जो सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान था, उसका प्रॉब्लम था. देयर वाज प्रिंसली, फिर उनके पास सामने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, उनको ध्यान में रखना था. और जो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन था, जो बिल्कुल गिर चुकी थी, जो बिल्कुल लो थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको लेवल पे लाने के लिए, तो दे हैव टू थिंक ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. उनको उन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए दे हैव टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ ऑल ऑफ दीज इश्यूज, ये सारे जो इश्यूज है जो अभी हमने पढ़े, ऑल ऑफ दीज इश्यूज played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. मतलब ये सारे issues, ये सारी problems उनके दिमाग में थी. ठीक है, because they were going to start or they were going to write the Constitution. उनको एक Constitution draft करना था और उनको एक ऐसा Constitution लिखना था जो इन सब problems को sort out तो कर सके, लेकिन साथ साथ वो सारे जो पर्सन्स हैं या सारी जो डाइवर्सिटीज हैं उनके अंदर क्या लेके आ सके, वो इक्वालिटी लेके आ सके. ओके, दे रोज टू द ओकेशन एंड गैव दिस कंट्री ए विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी. अब देखिए फाइनली उन्होंने इन सारी सिचुएशंस, उन सारी प्रॉब्लम से उन्होंने उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया और उन्होंने कंट्री को एक विजनरी का मतलब होता है जो बहुत ही मतलब बैलेंस्ड जो डॉक्यूमेंट होता है, उन्होंने एक ऐसा बैलेंस एज अ विजनरी डॉक्यूमेंट हमारी कंट्री को दिया जिसमें सारी जो डाइवर्सिटीज हैं, ऑल रिलीजन्स, ऑल डाइवर्सिटीज जो है उनको रिस्पेक्ट दिया गया. बट टू गिव देम रिस्पेक्ट देयर वाज और दे प्रिजर्व द नेशनल यूनिटी. उसके साथ साथ उन्होंने जो नेशनल यूनिटी थी उसका भी उन्होंने क्या किया, ध्यान रखना, उसको प्रिजर्व रखा. मतलब देयर वॉज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि देयर आर डाइवर्सिटीज बट स्टिल वी ऑल आर यूनाइटेड. लेकिन फिर भी हम सब लोग क्या है, साथ साथ हैं. ठीक है, द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिक्टिंग पॉवर्टी. इरेडिक्टिंग का मतलब होता है हटाना, पॉवर्टी, गरीबी को, through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. ठीक है, तो उन्होंने उस पॉवर्टी को, उस गरीबी को हटा करके
उन्होंने जो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन था उसको भी इम्प्रूव करना, उन्होंने उस पर भी ध्यान दिया। और उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि लोग जो हैं वो कैसे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने जो लीडर्स हैं, उनको चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो हमने अभी अभी पढ़ी। और उन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए हाउ द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं, उन्होंने कैसे इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए जो है हमें जो एक विजनरी डॉक्यूमेंट, अ विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन, एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमें प्रोवाइड कराया, ठीक है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर, now in the next lecture we will try to read the key features of Indian democracy. Till then, goodbye, be careful.